Welcome to advanced level Node.js interview question answers. So this is part A. First question is, what is microservices architecture and how can you implement it using Node.js? So first of all, microservice architecture क्या रहता है? So माइक्रोसर्विसेज आर्किटेक्चर एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन अप्रोच है जिसमें एक लार्ज एप्लीकेशंस को छोटी छोटी इंडिपेंडेंट सर्विसेज में हम तोड़ देते हैं और हर सर्विस एक स्पेसिफिक फीचर को हैंडल करती है, ठीक है। और हम उस सर्विस को इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर, मेन फीचर क्या है इसका कि इंडिपेंडेंट सर्विसेज हम बना सकते हैं और इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सर्विसेज रहती है एंड डिप्लॉयमेंट भी इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, स्केलेबिलिटी। अगर हमने एक सर्विस को स्केल करना है, ठीक है, बाकी सर्विसेज को स्केल नहीं करना है, तो ये भी हमें फीचर मिलता है। स्पेसिफिक सर्विसेज को हम स्केल कर सकते हैं बिना पूरी एप्लीकेशन को अफेक्ट किए। नाउ थर्ड थिंग इज कि कोई भी लैंग्वेज है, ठीक है। मान लो एक सर्विस हमने लिखी है नोड जेएस में, तो हम दूसरी सर्विस पाइथन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हर सर्विस अलग अलग टेक्नोलॉजी में लिखी जा सकती है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फीचर है। तो नाउ कम्स कि नोड जेएस में हम माइक्रो सर्विसेज कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग इज एक्सप्रेस जेएस और रेस्ट एपीआईज, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर नोड जेएस में माइक्रो सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करना है तो हम कर सकते हैं एक्सप्रेस जेएस प्लस रेस्ट एपीआई का यूज़। तो इससे क्या होगा, हर माइक्रो सर्विस एक अलग रेस्ट एपीआई बना सकती है, ठीक है। और हम यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड थिंग इज ग्राफ क्यूएल भी यूज़ कर सकते हैं। ग्राफ क्यूएल, तो ग्राफ क्यूएल से क्या होगा, अगर मल्टीपल सर्विसेज से डाटा हमें चाहिए तो हम ग्राफ क्यूएल का यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड थिंग इज हम मैसेज ब्रोकर्स का यूज़ कर सकते हैं। मैसेज ब्रोकर्स जैसे काफका हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, ये जो मोस्ट पॉपुलर है मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो हम काफका और रैबिट एम क्यू एज अ मैसेज ब्रोकर्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। मतलब मल्टीपल सर्विसेज है, अगर उनके बीच में हमें कम्युनिकेशन चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं काफका या रैबिट एम क्यू। नाउ अगर हम चाहते हैं माइक्रो सर्विसेज को कंटेनराइज करना, ठीक है, कंटेनराइज करके उनको मैनेज करना, अलग अलग वीएम्स में डिप्लॉय करना, तो हम यूज़ कर सकते हैं डोकर और क्यूबरनेट्स, ठीक है। डोकर एंड क्यूबरनेट्स हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर एंड हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट इट इन नोड जेएस, in using Node.js. So second question is, how do you scale a Node.js application to handle a large number of requests? So अगर एक Node.js सर्वर पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं, ठीक है, तो वो Node.js सर्वर स्लो हो सकता है या क्रैश भी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कुछ स्केलिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लस्टरिंग। अगर काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है तो हम क्लस्टरिंग यूज़ करेंगे। क्लस्टरिंग कैसे यूज़ करते हैं, एक मॉड्यूल होता है हमारे पास, नोड क्लस्टर मॉड्यूल, ठीक है। इसका यूज़ करके एक मशीन पर हम मल्टीपल प्रोसेसेस को रन कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लस्टरिंग। और सेकंड थिंग इज लोड बैलेंसिंग। तो लोड बैलेंसिंग से क्या होगा, हम यूज़ करते हैं एनजीनिक्स, मीन्स रिवर्स प्रॉक्सी, या एपीआई गेटवे का यूज़ करते हैं लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर एक सर्वर पे लोड ज़्यादा आ रहा है तो हम लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अलग अलग सर्वर्स पे, दिस इज कॉल्ड लोड बैलेंसिंग। थर्ड थिंग इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर सकते हैं हम। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या रहता है, हम अलग अलग सर्वर्स, मल्टीपल सर्वर्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जिससे कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो सके। और हम क्या कर सकते हैं, कैशिंग कर सकते हैं। कैशिंग में क्या रहता है, हम यूज़ करते हैं रेडिस, ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो रिपीट होने वाली रिक्वेस्ट हैं उनको हमें कैशे में स्टोर कर लें, ताकि हर बार सर्वर पे हिट ना जाए और कैशे से वो रिक्वेस्ट कैशे पे जाए और रिस्पॉन्स वहीं से ले आए कैशे से ही, ठीक है। मीन्स की जो रिपीटेड रिक्वेस्ट होती है हम उनको कैशे में स्टोर कर लेते हैं। फिफ्थ इज डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन, तो इसमें क्या रहता है, हम यूज़ कर सकते हैं इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं, शार्डिंग कर सकते हैं, या रेप्लिकेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। सो गाइस, होप यू अंडरस्टैंड द स्केलिंग इन Node.js applications to handle a large number of requests. Now third question is, what are design patterns commonly used in Node.js applications? So design patterns एक reusable solution होता है
जो कॉमन प्रॉब्लम सोल्व करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ कॉमन डिज़ाइन पैटर्न्स बताता हूँ। फर्स्ट वन इज मॉड्यूल पैटर्न। इसमें क्या होगा, कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं हम यूजिंग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। आपने देखा होगा हम प्रोजेक्ट में यूज़ करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। कोई भी हमने मॉड्यूल बनाया उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं, फिर हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं किसी और फाइल में, ताकि हम वहाँ पे उसका यूज़ कर सकें। कुछ फंक्शंस हम बनाते हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं यूजिंग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, देन हम उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। सेकेंड इज सिंगलटन पैटर्न। सो सिंगलटन पैटर्न क्या रहता है, एक ही इंस्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ही इंस्टेंस यूज़ कर सकते हैं और उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मान लो हमने एक सर्विस बनाई, उसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको सर्विस को अलग अलग कंपोनेंट्स में। दिस इज कॉल्ड सिंगलटन पैटर्न, ओके। सो नाउ थर्ड थिंग इज फैक्ट्री पैटर्न। वी हैव फैक्ट्री पैटर्न। और फैक्ट्री पैटर्न में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट्स को डायनेमिकली जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री पैटर्न। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वर पैटर्न। ऑब्जर्वर पैटर्न मीन्स कि इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर पैटर्न में क्या रहता है, हम इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग इवेंट एमीटर। नाउ फिफ्थ वन इज मिडलवेयर पैटर्न। तो इसमें क्या रहता है, एक रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को हम मैनेज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक्सप्रेस मिडलवेयर, ठीक है। मिडलवेयर पैटर्न में क्या होता है, हम मिडलवेयर को यूज़ कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। सो दीज आर सम डिज़ाइन पैटर्न्स commonly used in our Node.js applications. So fourth question is how does Node.js handle back pressure in streams? So back pressure क्या रहता है, ये एक प्रॉब्लम होती है जो रीडेबल स्ट्रीम डाटा को इतनी तेज भेजती है कि राइटेबल स्ट्रीम उसको हैंडल नहीं कर सकता एफिशिएंटली, ठीक है। मान लो एक रीडेबल स्ट्रीम है, ठीक है, वो इतनी स्पीड में जा रही है कि उसको राइट होने में राइटेबल स्ट्रीम में दिक्कत आ रही है, ठीक है, कि राइटेबल स्ट्रीम उसको हैंडल नहीं कर पा रहा क्योंकि रीडेबल स्ट्रीम आ ही इतनी स्पीड से रही है। तो इसको कैसे हैंडल करता है Node.js? तो Node.js इसके लिए यूज़ करता है पॉज मैकेनिज्म यूज़ करता है, पॉज रेज्यूम मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या फंक्शंस यूज़ करता है, स्ट्रीम डॉट पॉज हो गया, ठीक है। और क्या यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रीम डॉट रेज्यूम, स्ट्रीम डॉट रेज्यूम। तो ये मेथड्स है, ये यूज़ कर सकता है Node.js। और क्या कर सकता है, पाइपिंग भी यूज़ कर सकता है, पाइपिंग। सो पाइपिंग कैसे यूज़ करेगा, डॉट पाइप मेथड के थ्रू, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली रीडेबल और राइटेबल स्ट्रीम्स के बीच में फ्लो को मैनेज करेगा पाइप, ओके। सो और क्या कर सकता है, और थ्रोटल कर सकता है, स्ट्रीम डॉट ट्रांसफॉर्म मेथड यूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसका यूज़ करके डाटा को चंक्स में प्रोसेस कर सकता है Node.js, ठीक है। तो ये कुछ मेथड्स है जिससे कि Node.js हैंडल कर सकता है बैक प्रेशर इन स्ट्रीम्स। So last question is what is the role of reverse proxies like nginx with Node.js? So nginx क्या है, ये एक हाई परफॉर्मेंस रिवर्स प्रॉक्सी सर्वर होता है जो क्या करता है, Node.js एप्लीकेशंस के आगे रखा जाता है जिससे कि लोड बैलेंसिंग, सिक्योरिटी और कैशिंग कर सके, ठीक है। और इसका यूज़ किस लिए होता है, वाई हम यूज़ करते हैं इसको, बिकॉज ऑफ लोड बैलेंसिंग। nginx का यूज़ रहता है बेसिकली लोड बैलेंसिंग के लिए, मल्टीपल Node.js इंस्टेंसेस के बीच में ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। और क्या रहता है, स्टैटिक फाइल सर्विंग, जैसे कि HTML, CSS और इमेजेस को एफिशिएंटली सर्व करता है। थर्ड थिंग इज रेट लिमिटिंग, ये रेट लिमिटिंग को इम्प्लीमेंट करता है जिससे कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक किया जा सकता है, कि एक साथ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ना आए, जिस उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेट लिमिटिंग। तो nginx इसमें हेल्प करता है रेट लिमिटिंग में। सो दीज आर सम क्वेश्चंस, होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस।